हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर भी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तरफ आकाश और श्रेया अपनी डेट पर काफी खुश नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस। सुबह का टाइम हो चुका था। ओमकार वहीं गुलेरिया हाउस में ही अपने कमरे से बाहर आया था। तभी वह यहाँ पर देखता है कि उसके कुछ पालतू पशु जो घर के बाहर थे, जो एक खुले पार्क में आराम से अपने आप को खेल रहे थे, उनके यहाँ खाना खिलाने के लिए वहाँ पर आता है ओमकार। जब अपनी उन पालतू बिल्लियों और कुत्तों को खाना खिलाता है तब करण गुलेरिया पीछे से वहाँ पर उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि करण अपने किसी काम से बाहर निकल रहे थे। उसकी नज़र ओमकार पर जाती है तो करण गुलेरिया ओमकार को अपनी जंगली पालतू बिल्लियों और पशुओं और कुत्तों पर खाना खिलाते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं करण के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। लेकिन उसे थोड़ा सा काफ़ी परेशान भी नजर आते हैं। लेकिन कुछ सोच कर करण फिर से अपनी बाहर जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ सोच कर करण फिर से बाहर ना जाते हुए ओमकार के पास वो आ जाता है और कहता है, कैसे ओमकार? ओमकार पीछे की तरफ मुड़ता है और करण को देखकर कहता है कि गुड मॉर्निंग चाचा जी। करण गुलेरिया कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बेटा, तुम क्या कर रहे हो? ओमकार कहता है, कुछ नहीं, मेरे ये कुछ कुत्ते और बिल्लियाँ जो मेरे पेट हाउस में रहते थे कुछ ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आया हूँ ताकि हर टाइम इसकी देख रेख कर सकूँ और ताकि इन्हें जल्द से जल्द ठीक करके मैं वापस अपने इनके पेट हाउस में छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरा मानना था कि अगर ये बीमार हैं तो इनके बैक्टीरिया या इनमें जो इन्फेक्शन है वो स्वस्थ एनिमल्स पर भी लग जाएगा, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आया हूँ और यहाँ अलग से रखा है और इनकी देखभाल भी कर रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि इन्हें यहीं गुलेरिया हाउस में एक छोटा सा ही पार्क, एक पेट हाउस बना कर लूँ, उसी में इन लोगों को शिफ्ट कर दूंगा। ओमकार की बात सुनकर करण काफी खुश हो जाती हैं। वह उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, ये तो तुमने बिल्कुल अच्छे और काफी नेक बात की है। इन्हें जब ये स्वस्थ नहीं होते तब तक तुम इन्हें आराम से यहाँ पर रख सकते हो, तुम इनकी देखभाल यहीं रहकर कर सकते हो। लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। तब ओमकार कहता है, हाँ चाचा जी कहिए ना, क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी बात को ही सुन रहा हूँ। करण गुलेरिया कहते हैं कि ओमकार, फिर तुम सब बातों को छोड़कर मेरी बात को तुम सीरियस होकर ही सुनो। अब ओमकार सुनने के लिए बिल्कुल करण गुलेरिया के पास आराम से खड़ा हो जाता है, शांत जैसे कि कोई स्टैचू है। फिर करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम्हारे लिए जितना भी पॉकेट मनी तुम्हें आकाश से द्वारा मिलती है, तुम अपने पालतू पशुओं में उसको लगा देते हो, इनके खाने पीने, इनकी देखभाल, इनके इलाज में। लेकिन इन सब से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें कुछ तो करना होगा ताकि तुम आने वाले भविष्य में किसी पर डिपेंड ना रहो और तुम अपने आप सारे अपने खर्चे हैं, यानी कि तुम्हारी जल्द ही शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी अपनी एक फैमिली हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। ऐसे कब तक तुम किसी दूसरे के भरोसे पर अपने आप भरोसा रख कर जीते रहोगे? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के सामने हाथ फैलाओ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाओ और उनका अच्छे से पालन करो और साथ में मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। अब ओमकार करण की बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ जाता है। फिर अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है। फिर कहता है कि हाँ चाचा जी, बस मैं यही सोच रहा था कि मैं जल्द से जल्द आकाश भैया के साथ उसकी कंपनी को ही ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे जल्द से जल्द काम अच्छे से आ जाए। तब तक मेरी शादी नहीं होती, उसके बाद मैं अपने जो मुझे काम सौंपा जाएगा ताकि मैं उसे अच्छे से काम कर सकूँ और मैं बहुत परिश्रम से अपने काम को बखूबी तरीके से निभाऊंगा। तभी करण गुलेरिया उसका कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि मेरा बेटा और जितना भी मेरी फैमिली में मुझे अच्छे से समझते हैं वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। इतना कहने के बाद करण गुलेरिया उसे दोबारा थपकी देकर वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। ओमकार जल्दी से उन्हें मेडिसिन और उनको खाना देता है और उन्हें एक जगह पर छोड़कर वापस अंदर की तरफ बढ़ जाता है और रेडी होकर आकाश के साथ ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो तरफ मारवा हाउस
अनिका रोजाना की तरह काफी देर तक सोती रहती है, लेकिन रोहित उनसे पहले उठ जाता है क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका का शेड्यूल फिर से वही भाग दौड़ वाला होना वाला है। इसलिए मुझे अनिका को शांत रखना होगा ताकि वो अच्छे से चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सके और उसे अच्छे से समाधान कर सके। इसलिए मैं उसे इन सब चीज़ों के उलझने के साथ साथ मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। इसलिए रोहित अनिका के पहले उठ चुका था। उसने अपना डेली रूटीन सब काम करने के बाद जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। अनिका भी अब उठ चुकी थी। जैसे ही अनिका की आंखें खुलती है तो अनिका ने देखा कि रोहित ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसलिए अनिका ने पीछे से ये गुड मॉर्निंग कहा और गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा। जैसे ही रोहित ने अनिका की आवाज़ सुनी तो उसने अनिका के पास जाते हुए अनिका को खाने के पास फोरहेड पर एक प्यारी सी किस की। तभी अनिका ने भी रिप्लाई देते हुए आज रोहित को फोरहेड पर किस की। दोनों आज काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे क्योंकि आज रोहित ने अनिका से ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था और नहीं कभी अनिका रोहित की इस प्यारी सुबह वाली किस का कोई रिप्लाई देती थी। तभी रोहित अनिका का छेड़ते हुए उसकी बॉडी यानी कि उसके माथे पर हाथ लगाकर देखता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, मुझे क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी रोहित कहता है कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने मुझे बदले में किस की हो। अभी अनिका छेद जाती है और शर्मा जाती है और नीचे की तरफ अपनी नजरें चुरा लेती है। तभी रोहित कहता है कि अनिका तुम और बच्चे सभी रेडी रहना, मैं हमारे लिए एक डिनर प्लान कर रहा हूँ। रात को तुम रेडी रहना, हो सके तो मुझसे जल्दी हो बनता है तो मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हारे अपने साथ लेकर जाऊँगा। अगर नहीं तो तुम बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर आराम से आ जाना। अनिका काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। तभी अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आपने ये सब कब प्लान किया, आप मुझे कभी बताते नहीं हो और अपने आप ही सारी चीज़ों को अरेंज कर लेते हो। तभी रोहित कहता है, बस ऐसे ही मुझे लगा कि हमें कुछ टाइम एक अकेले में स्पेंड करना चाहिए और ऊपर से बच्चे भी आए हैं तो उन्हें भी अपने साथ लेते हैं, पता नहीं ये मौका कब मिले या ना मिले। रोहित ऐसी बातें सुनकर अब अनिका रोहित के उठकर जल्दी से लिप्स पर हाथ रख लेती है और कहती है कि ये मौका जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं ये हमेशा ही बना रहेगा, तो इसलिए तुम ये बात कभी मत कहना कि ये मौका मिलेगा या ना मिलेगा। रोहित अनिका के इस बर्ताव से काफ़ी खुश हो जाता है और फिर जल्दी से अनिका को कमर से हक कर लेता है। अनिका भी रोहित के गले में अपनी बाहें डाल देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, लेकिन रोहित और अनिका तो एक दूसरे की में ही खोए हुए थे। आज रोहित अनिका के बालों में हाथ फेरा तो अनिका भी रोहित के बालों में हाथ फेर रही थी और एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। रोहित कहता है कि हम दोनों अपनी लाइफ में फिर से पता नहीं कितने बिजी होने वाले हैं, हम ऐसे ही बिजी रहने वाले हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे ये डिनर प्लान करना चाहिए। कल का दिन इतना हैट्रिक भरा रहा था कि उसके बाद मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी एक छोटे से रेस्ट की ज़रूरत है। अब रोहित की बात सुनकर अनिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वह उसे दूर होते हुए उसके सामने आराम से बैठ जाती है, अपने पैरों को क्रॉस कर लेती है और बेड पर आराम से अपने एक हाथ को फोल्ड कर लेती है, दूसरे से अपनी ठोड़ी को पकड़कर बस रोहित की तरफ ही देखती रहती है। अनिका के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रोहित कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए और शायद दरवाजे पर लॉक हुआ था। तभी अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा मैंने तो नहीं सुना। तभी रोहित कहता है कि मैंने सुना था। तो अनिका ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तभी रोहित अनिका से कहता है कि ऐसा मौका बाद में थोड़ी ना मिलता, दरवाज़ा तो कभी भी खुल सकता है कभी भी ऑफ हो सकता है, लेकिन मेरी बीवी कभी कभार प्यार करती है, कभी कभार उसका दिल करता है, तो मैं उसे ऐसे थोड़ी ना गंवाने दे सकता हूँ। अब अनिका जल्दी से अपने बेड से उठती है, वह वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी रोहित मन ही मन सोचता है कि आज जैसे ही वह डिनर का प्लान होएगा तो रोहित ने डिनर पर अनिका के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज पहले से ही प्लान कर रखा था। उस प्लान को मन ही मन सोचने के बाद अब रोहित भी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह हंसते हंसते अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस, जहाँ पर करण गुलेरिया अब बाहर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं तो जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और किसी आदमी के पास फ़ोन करते हैं। तभी वह आदमी फ़ोन को उठा लेता है। तभी सामने से आवाज़ आती है, हेलो सर। तभी करण कहता है कि पूछते हैं उस इंसान से, हाँ मैंने तुम्हें जो काम सौंपा दिया था वो तुमने काम किया है या नहीं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है,
नहीं सर, अब मैं अभी इस काम को कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे इंसान के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला पाया है। मेरी खोज जारी है। उस आदमी की बात सुनकर करण काफ़ी उदास हो जाते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी परेशानी की लकीरें उनके फेस पर उभरी हुई थी। फिर करण थोड़ी सी परेशानी होते हुए कहते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में पहले ही कुछ पैसे दे सकता हूँ। पहले भी दिए हैं, अगर चाहते तो मैं और भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस आदमी के बारे में मालूम करना है और तुम अपना काम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करो। करण गुलेरिया की ऐसी साउंड सुनकर, ऐसी बातें सुनकर आदमी एक पल के लिए तो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि सर, मैंने अपना काम शुरू कर रखा है। जैसे ही मुझे कोई भी सुराग या क्लू मिलता है उस इंसान के बारे में, जिंदा या मरने के बारे में, तो मैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही मरने की बात आती है तो करण गुलेरिया कहता है कि वो इंसान जिंदा है तो मरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 2 दिन के अंदर मरता है तो उसकी डेड बॉडी कहीं पड़ी होगी, तो उससे तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो इंसान जिंदा है। तुम जल्द से जल्द अपनी खोज को जारी रखो। उस आदमी से बातें करने के बाद करण अब फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा रही थी। करण वापस से गुलेरिया हाउस के अंदर आने ही लग जाते हैं, क्योंकि करण बाहर सिर्फ गुलेरिया हाउस से इसलिए ही गए थे ताकि वो उस इंसान से बातें कर सके, ताकि घर में रहने वाले किसी भी इंसान को करण गुलेरिया पर किसी तरह का कोई भी शक ना हो। करण गुलेरिया नहीं चाहते थे कि इसके बारे में गुलेरिया परिवार के किसी को भी कानो कान कोई भी खबर लगे, इसलिए अब करण गुलेरिया हाउस में जैसे ही अंदर आते हैं वह डाइनिंग टेबल पर देखते हैं कि आकाश अपना ऑफिस के लिए पहले से ही रेडी हो चुका था। वह बस अपना नाश्ता ही कर रहा था। तभी आकाश गुलेरिया की नज़र करण गुलेरिया के चेहरे पर जाती है। करण गुलेरिया के चेहरे को देखकर आकाश को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके पापा को हुआ क्या है। वह उनसे पूछता है कि गुड मॉर्निंग पापा। तभी करण गुलेरिया भी रिप्लाई देते हैं। उसके चेहरे पर ऐसे उदासी क्यों नजर आ रही है। तभी करण की नज़र जैसे ही आकाश बोलता है, तभी आकाश की तरफ देखते हुए करण गुलेरिया अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करने की कोशिश करते हैं। तभी करण गुलेरिया को आकाश कहता है कि पापा, आपको क्या हुआ है, आप काफ़ी परेशान नजर आ रहे हो। तभी करण कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए शायद मेरे चेहरे पर ऐसी तुम्हें चिंता की लकीरें नजर आ रही है। करण गुलेरिया की बात सुनकर अब आकाश काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक आकाश ने तो ऐसी कोई लाइन ही नहीं कही थी। तभी करण गुलेरिया अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, तो दूसरी तरफ आकाश गुलेरिया को भी कई दिन से करण गुलेरिया का व्यवहार काफी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसकी करण गुलेरिया से पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन आज न जाने क्यों उसका मन क्यों कर रहा था कि वह पापा से जाकर इस बारे में कुछ तो पूछे। आकाश गुलेरिया भी फिर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके ऊपर करण गुलेरिया के कमरे की तरफ चले जाते हैं। उधर करण गुलेरिया को सोए हुए काफी दिन हो चुके थे, क्योंकि वह जिस दिन से बर्थडे से लेकर अब तक करण गुलेरिया की नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वह लगातार उसी आंखों और उसी इंसान के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि आंखों से उसे स्वाति की याद आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा अच्छे से सोचने की कोशिश करती है तो फिर वह उस चेहरे की तरफ चला जाता है जो हल्का हल्का आंखों के साइड से दिखाई दे रहा था। वह उस इंसान को ढूंढने की इतनी कसमें थे कि उन्हें अपने शेड्यूल के बारे में कोई भी सोचने और विचारने का कोई भी टाइम नहीं था। करण गुलेरिया सोते जागते हर टाइम उसी चीज के बारे में चिंता करते रहते। स्वाति क्या है, स्वाति कहाँ पर है, वो जिंदा तो है ना, अगर जिंदा है तो उसने आज तक मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, वो मुझसे किस बात पर नाराज है। ऐसे हजारों सवाल करण गुलेरिया के मन में और दिमाग में घूमते जा रहे थे। इन सवालों की वजह से ही करण को कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। करण गुलेरिया ऐसे ही जाग कर अपने दिनों को निकाल रहा था। वह दिन कब आराम आएगा जब उसकी मुलाकात स्वाति मल्होत्रा से होगी। ये सब वह सोच कर रात को दिन कब हो जाता और दिन से रात कब हो जाती खुद उसे भी नहीं पता था। और यहाँ तक कि करण गुलेरिया ने परिवार से भी काफ़ी दूरियां बनाकर अब रखनी स्टार्ट कर दी थी। वह अधिकतर टाइम जहाँ पर वह हमेशा अपने डाइनिंग हॉल में सोफे पर बैठकर बिताते थे, तो वह अधिकतर अपना टाइम अपने रूम में ही बिताते हैं।
करण गुलेरिया की आकाश नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी उसकी ये अजीब सी हरकतें काफ़ी नोटिस करने को मिल रही थी। गुलेरिया परिवार काफ़ी परेशान था, लेकिन वो किसी की हिम्मत नहीं थी वह कि करण के सामने जाके उससे ये पूछ सके। और गुलेरिया क्योंकि कहीं ना कहीं करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा को वह बहुत पहले अपनी यादों से मिटाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज तक नहीं मिटा पाए। वह जैसे भी मिटाने की कोशिश करते वैसे ही उनकी याददाश्त और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। वह पहले के मुकाबले अब भी स्वाति मल्होत्रा से अधिक प्यार करते थे। भले ही स्वाति मल्होत्रा उन्हें छोड़कर कब की जा चुकी थी, अब तक कभी भी स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया के बारे में कभी जानने की कोशिश की या ना की। ये बातें सब करण गुलेरिया को खाए जा रही थी। जहाँ पर करण गुलेरिया अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था, तो दूसरी तरफ बाहर करण जैसे ही अपनी आंखें एकदम से सामने की ओर तरफ देखता है तो उसे किसी चीज के शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। तभी वह अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की तरफ जाता है, जहाँ काफी देर से कुछ व्यक्ति दरवाजे को पीट रहे थे, नॉक कर रहे थे। और जैसे ही करण उठकर अपने चेयर से जाकर दरवाजे को खोलने देखता है तो आकाश गुलेरिया बाहर खड़ा होकर आकाश को ऐसे देखकर फिर करण गुलेरिया कहते हैं, आकाश क्या कोई बात थी क्या? तुम कुछ बात करना चाहते थे? तुम्हें क्या पूछना है? क्या तुम ऐसी बेतुके क्वेश्चन सुनकर अब आकाश और भी परेशान हो जाता है। अब करण गुलेरिया अपने आप को संभालते हुए आकाश से कहते हैं और बात को और सिचुएशन को अच्छे से अरेंज करने की पूरी कोशिश करते फिर कहते हैं कि आकाश तुम अभी तक यहीं पे हो? अभी तक तुम ऑफिस नहीं निकले क्या? क्योंकि तुम रेडी तो काफ़ी टाइम पहले ही हो चुके थे। आज काफ़ी टाइम हो गया है तुम्हें, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया है? तभी आकाश अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है, क्योंकि अभी तक करण गुलेरिया दरवाजे पर खड़े होकर ये आकाश से क्वेश्चन किए जा रहा था। जैसे ही आकाश आगे की तरफ बढ़ता है तो करण गुलेरिया भी आगे की तरफ बढ़ देते हैं। तभी आकाश गुलेरिया करण गुलेरिया को अपने हाथों से पकड़कर चेयर पर बैठा देता है और फिर आप जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथों पर अपने हाथ रखता है और फिर करण गुलेरिया की तरफ देखने लग जाता है और फिर कहता है कि पापा मैं आपसे क्या एक बात पूछ सकता हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से आप खोए खोए रहते हो। आपके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। आपको कोई भी परेशान आपके चेहरे से देखकर बता सकता है कि आप किसी चीज की उलझन में या किसी समस्या में फंसे हुए हो। क्या मैं उसका हल ढूंढ सकता हूँ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये सभी बातें सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। भाई दिनों के बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम अभी लेट जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम अपने टाइम से अपने ऑफिस जाओ और अपने काम को अच्छे से अरेंज करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की कंपनी वापस 10987 नंबर पर आए। मुझे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ही चाहिए। तभी आकाश कुछ नहीं कह पाता और करण गुलेरिया की तरफ देखता रहता है। आकाश करण गुलेरिया से कहते हैं कि पापा वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन सब बातों से मुझे एक बात बताओ कि सब मैं संभाल लूँगा, लेकिन आखिर मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन मुझे आपको देखकर भी पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान नजर आ रहे हो। आकाश की बातें सुनकर करण फिर से कहते हैं कि नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, बस शायद कुछ दिनों से तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हल्का हल्का सा फीवर है। मैंने रात में मेडिसिन नहीं ली और मैं आराम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। करण गुलेरिया की बातें समझकर तभी आकाश कहता है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोलना भी आपको कब से आ गया? मुझे तो नहीं पता कि मेरे पापा कभी झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना तो आपकी फितरत में ही नहीं है। फिर अब 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि आप मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती करके तो नहीं पूछ सकता ना, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कृपया करके मुझे कहिए। पापा प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने आपको ये हालत कभी नहीं देखी। क्योंकि जिस टाइम पे आप काफ़ी बीमार चल रहे थे, शायद उस टाइम पर भी आपकी ये हालत नहीं थी, क्योंकि आपका शरीर और आपकी आंखें उस टाइम पे आपकी बॉडी
बॉडी का साथ दे रही थी, लेकिन अब आपका एक भी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आंखें, कभी आपके फेस एक्सप्रेशन आपका साथ कभी नहीं देते बोलते वक्त। अब करण गुलेरिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या कहे। करण गुलेरिया की जो चुप होकर बस आकाश की बातें ही सुने जा रहा है। तभी आकाश गुलेरिया फिर से कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला, तो मैं आपकी छवि हूँ और मैं आपके हर बारे में अच्छे से जानता हूँ कि आप किसी परेशानी में हो, और मैं अंदाजा लगा कर नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ, आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ। तभी आकाश गुलेरिया करण का हाथ पकड़ के आईने के सामने ले जाता है और फिर कहता है कि ये देखो, आप अपने आप से ही नजरें चुरा रही हो, तो फिर आप औरों से कैसे नजरें उनके साथ देख सकते हो, उनसे भी नजरें ही चुराओगे। अब करण गुलेरिया कुछ नहीं कहते। फिर आकाश कहता है कि मैं आपकी छवि को आपको ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी देख रहे हैं आजकल, इसलिए सभी के अंदर क्वेश्चन है, लेकिन पूछने वाला आपसे कोई नहीं है। मैंने भी बड़ी हिम्मत करके आपसे ये सब पूछा है, क्योंकि मैं अपने पापा को ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। अब आकाश चुप हो जाता है और आकाश को बेड की तरफ ले जाता है और आराम से लेटा देता है। फिर एक मेडिसिन निकालता है और करण गुलेरिया को हाथ में थमा देता है। करण गुलेरिया भी बस वो मेडिसिन ले लेते हैं और साथ में पानी उनको देता है। फिर टेबलेट लेने के बाद आप आराम कीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी नींद अच्छे से पूरी करो और शायद आपको अच्छा रिलैक्स महसूस भी होगा। आकाश तसल्ली के लिए करण को गोली को लेते हुए करण भी आकाश की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी इच्छा मैं वैसे ही रहूंगा, तुम मेरी फिक्र तो बिल्कुल भी मत करो। अब इसलिए मैं अब तुम्हें कहता हूँ कि प्लीज़ अब तुम जाओ, काफ़ी लेट हो चुके हो ऑफिस के लिए। करण की बात सुनकर अब जल्दी से आकाश भी अपने कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर ओमकार भी रेडी हो चुका था। जैसे ही करण गुलेरिया आकाश को जाने के बाद जल्दी से खड़े होते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं और वापस बेड पर आ जाते हैं। तो वहीं आकाश भी अब गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है, तभी पीछे वाले मिरर से वह देख पा रहा था कोई भागकर आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन वह गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, बस आराम से स्टार्ट करके खड़ी कर देता है, क्योंकि वह देख पा रहा था कि पीछे से और कोई नहीं बल्कि ओमकार आ रहा है। अब वह ओमकार से बातें करता और फिर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा था। जैसे ही ओमकार आगे की तरफ आता है, वह ड्राइवर विंडो के पास न आकर साइड वाली जो सीट थी उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है और आराम से आकर बैठ जाता है। अब आकाश कहता है कि तुम यहाँ और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है। अब आकाश की बात सुनकर तो ओमकार छेद जाता है, कहता है भैया मैं आपके साथ आपके ऑफिस में और जॉब करने वाला हूँ। ये बात सुनकर तो आकाश भी काफ़ी खुश हो जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।